मैदान सजने से पहले ही बड़ा तनाज़ा। फोन कॉलें आ रही थी और आज सबूत भी मिल गया है कि इस मुल्क के इंटेलिजेंस के इदारे जो हैं वो इस इलेक्शन की निगरानी कर रहे हैं। मुल्क में अगर कोई कैमरा लगाता है तो गुफ्तगू सुनने का निजाम जिनके पास मौजूद है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। कौन है जिसने अंदर जाके वो कैमरे लगाए? बहुत लोग दिल बर्दाश्त है। इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। ये बड़ा भोंडा तरीका था जिसने भी किया। नेम ऑफ सैयद यूसुफ रजा जिलानी एंड दे आर रिजेक्टेड। बैलेट पेपर को तय करते वक्त बैलेट पेपर उम्मीदवारों के नाम दर्ज हैं। बैलेट पेपर पर अपनी पसंद के उम्मीदवार के खाने के अंदर मोहर लगाएं। वहाँ पे लिखा हुआ है चहारम। बैलेट पेपर हासिल करने के बाद रुकन पर्दे के पीछे जगह पर जाकर अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने खाने। मिस्टर Sadiq Sanjarani has received 48 votes. संजरानी चेयरमैन सेनेट मुंतखब। हलफ उठा लिया। हलफ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। Senator Mirza Mohammad Afridi has received 54 votes. Therefore, he is elected as a Deputy Chairman Senate. 7 वोट रिजेक्ट करवाए थे कौमी असेंबली में। मैंने बताया था कि कप्तान मारता कम है घसीटता ज्यादा है, तो सूद के साथ हमने 8 करवाए हैं। वही चक्कर जो इन्होंने नेशनल असेंबली में चलाया था रिजेक्टेड वोट्स का, आज वही उनको सबक है उसको मिला। पीडीएम कामयाब हुई है। जिस ढूंढे अंदाज 7 वोट यूसुफ रजा गिलानी साहब के मुस्तरद किए गए। असल हकीकत यह है कि आज पीडीएम ने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीत लिया। ये कोई तंजीम साजी नहीं था। हम जमहूरी जदोजहद लड़ रहे हैं। जमहूरी जदोजहद में हम चाहते हैं कि हम ये कामयाबी हासिल करें। कल जो सेनेट इलेक्शंस में हुआ वो पूरे पाकिस्तान ने देखा। ऑपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम सेनेट में अददी अक्सरियत के बावजूद यूसुफ रजा गिलानी को अक्सरियत न दिला सकी और बाजी सादिक संजरानी ने मार ली। बिलावल ने इस शिकस्त को अदालत में चैलेंज करने का फैसला किया है, मगर पाकिस्तान का यहां पर सवाल है। सवाल यह है कि क्या कानून और आइन के मुताबिक पीडीएम चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात को चैलेंज कर सकती है। एक सवाल है, क्या यूसुफ रजा गिलानी की शिकस्त में पीडीएम की किसी जमात का हाथ शामिल है? क्या पीडीएम ने गलत मोहर लगाने वाले 7 सेनेटर्स ढूंढ निकाले हैं? क्या यूसुफ रजा गिलानी की शिकस्त पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान तलखियां तो नहीं बढ़ा देगी? इसके बाद क्या पीडीएम अब बड़े फैसले करेगी? सियासी मुस्तकबिल में अहम सवालात हैं पाकिस्तान के। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद। मैं हूं सादुल हसन। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर आईन और कानून सलमान अकरम राजा। सलमान अकरम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि कल जब चेयरमैन सेनेट के वोट कास्ट होने के बाद जब गिनती हुई, उसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने 8 टोटल वोट्स की बात की। पहला वोट मुस्तरद इस बुनियाद पे करार दे दिया कि दोनों उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगी थी। बाकी 7 वोटों को उन्होंने कहा कि नाम के ऊपर मोहर लगी इसलिए रिजेक्ट हैं। क्या फारूक एच नाइक और मोहसिन अजीज को सुनने से पहले ये रूलिंग दे देना, क्या ये मुरव्वजा तरीका है? देखिए, रूलिंग तो उनको नहीं देनी चाहिए थी सुने बगैर, और बाद में उन्होंने अगरचे सुना और ये इम्कान था कि अपनी रूलिंग को वो तब्दील कर दें, लेकिन उन्होंने उस रूलिंग को तब्दील नहीं किया। तो जो उनकी पहली गलती थी कि रूलिंग दी उन्होंने बगैर सुने, उसका एक हद तक उन्होंने अजाला किया। लेकिन अब भी जो उनकी रूलिंग आई है, जाहिर है उस हवाले से एक बहस छिड़ गई है मुल्क में। जी ठीक है। बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। सर, आपके सियासी तजुर्बे में कल क्या हुआ? गवर्नमेंट कह रही है जमहूरियत की जीत है, ऑपोजिशन ये कह रही है कि पीडीएम बयानिया जीत गया है। हकीकत में किसकी जीत हुई सर कल? हकीकत में फिलहाल जब तक कोई अदालत इस पे फैसला नहीं करती, वो तो एक मतलब है ऑस्टिनियन प्रिंसिपल पे देखा जाए कि
कौन जीता कौन हारा, तो बज़ाहिर तो शायद ये बता रहे हैं कि संजलानी जीत गए, क्योंकि वो इस वक्त चेयरमैन का हलफ उठा के उस कुर्सी पे बैठे हैं। कितनी देर उनके पास ये सीट रहती है, वो क्या रहती है या नहीं रहती, ये अभी देखने की बात है। वो मामला जाहिर है अदालतों में पे जाएगा और अदालत पे भी डिपेंड करेगा कौन से हाई कोर्ट में जाता है, फिर ये डिपेंड करेगा कौन से जजेस के सामने जाता है। क्योंकि मैं कई दफा कह चुका हूँ कि अब आला अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में और जो हाई कोर्ट में है उनमें एक बड़ी दरार, बहुत संगीन दरार और आ गई है जो बड़ी तशवीशनाक है। ठीक है। और इस वजह से ये इतना आसान नहीं है कहना कि ये ही होगा जो हम समझते हैं होगा, क्योंकि मेरा तजर्बा अब हो गया है कि जो ऑब्वियस चीज है कि उसमें इंटेंशन ऑफ द वोटर देखनी है, तो उसको भी देखते हुए पता नहीं जज साहबान क्या फैसला करते हैं, किस मंतक के तहत करते हैं। वो कहते हैं कि ये स्पॉइल्ड वोट्स हैं या ये कॉन्स्पिरेसी थी, और जो ये पैटर्न निकलता है इनकी 7 वो वोट है जी, वो सीक्रेसी वायलेट कर दी, क्योंकि एक ने को कहा गया होगा कि फला जगह लगाओ और मीन के ऊपर लगाओ, दूसरे के कि आप छीन के ऊपर लगाओ। तो ये अब तो इस वक्त मैं तो कभी इन अदालतों की, अपनी आला अदालतों के फैसले को की पेशगोई करने को मैं तो कभी तैयार नहीं होता हूँ। जो बिल्कुल ऑब्वियस फैक्ट होते हैं, ऑब्वियस लॉ होता है, वो आप अपने क्लाइंट को भी नहीं बता सकते कि आपका ये फैसला यूँ होगा क्यों होगा। वो गुज़श्ता की नज़ीरों को भी बिल्कुल उनसे हैं और देखते वो बेबुनियादी तौर पे हैं कि सामने चेहरा किसका है। ठीक है, एतजाज हसन साहब हमारे साथ ही रहेगा, आपका पॉइंट आ गया है। सलमान अकरम राजा साहब, क्या ये मामला प्रिजाइडिंग ऑफिसर की रूलिंग की बुनियाद पर किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया जा सकता है, या फिर क्या सीक्रेसी ऑफ बैलेट ब्रीच होने की बुनियाद पर प्ली लेकर इसको चैलेंज किया जा सकता है? क्या कोई सिचुएशन है कि ये मामला चैलेंजेबल हो सके? देखिए, सूरत हाल यूं है कि आइन का आर्टिकल 69 ये कहता है कि जो कार्रवाई किसी भी हाउस में हो, नेशनल असेंबली या सेनेट में, उसको नहीं चैलेंज किया जा सकता, अदालतें उसको नहीं देख सकती इस बुनियाद पर कि कोई प्रोसीजर की इरेगुलरिटी हुई है। ठीक है। अब ये बड़ा अहम मैं समझता हूँ नुक्ता है। अगर हम अपने पुराने जो हमारे आइन हैं उनको देखें, 1956 का एक आइन था, उसमें आर्टिकल 89 था, उसमें एक बड़ी वाज़ेह ममानियत थी अदालत के हवाले से कि प्रोसीडिंग्स ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस और इन द असेंबली विल नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। खत्म बात। जब 73 में आइन बना तो उसमें ये इजाफी अल्फाज आ गए, ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रोसीजरल इरेगुलरिटी, उस मामले को नहीं देखा जाएगा। यानी कि अब नेशनल असेंबली या सेनेट में कोई मामला होता है और उसके हवाले से जो शिकायत है वो प्रोसीजरल इरेगुलरिटी की नहीं है, वो ये है, ऐसा नहीं है कि कोई तरीका कार में गलती की गई, लेकिन ये कि कानून को गलत समझा गया या उसका इतलाक गलत हुआ, जिसको हम कानून की जुबान में कहते हैं सब्सटेंटिव एक गलती हो गई एज अपोज टू प्रोसीजरल गलती। तो क्या इस हवाले से अब अदालत देख सकती है इन मामलात को? 1958 की एक जजमेंट है अहमद सईद किरमानी का केस, जो कि 1956 के आइन पर मबनी है। उसमें तो स्पीकर के इलेक्शन का मामला था, डिवीजन ऑफ द हाउस थी, कुछ मेंबरान एक तरफ गए, दूसरी तरफ गए। अदालत ने कहा कि हम इस मामले को नहीं देखेंगे क्योंकि ममानियत नहीं था 58 वाला। जी, लेकिन मेरी नजर में वो जो आइन था 1956 का, उसमें जो ममानियत थी अदालत के हवाले से, वो बिल्कुल एक मुतलक नौयत की ममानियत थी। अब जो ममानियत है उसमें लिख दिया गया है कि ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्रोसीजरल इरेगुलरिटी अगर कोई शिकायत आती है तो उसको नहीं देखा जाएगा, लेकिन अगर प्रोसीजरल इरेगुलरिटी से हटके कोई ग्राउंड है तो क्या उसको देखा जा सकता है? ये अब बहस है जो अदालतों में होगी, और ये मामला या किसी हाई कोर्ट में जाएगा या बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। सेनेट जाहिर है कानून साज इदारा है,
बुनियादी हुकूक का तयन वहाँ पे होता है, तो हमारे आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत पहले तो चेयरमैन ओगरा और चेयरमैन SCCP के मामलात को भी बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में देखा गया है। तो चेयरमैन सेनेट का मामला देखा जा सकता है या नहीं देखा जा सकता, फैसला तो अदालत उज़्मा करेगी, लेकिन एक बुनियाद बनती है इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की भी। अच्छा एतजाज एहसन साहब, इससे पहले कि सियासी मामलात और पहलुओं पर भी आपसे गुफ्तगू करें, कानूनी राय आपसे ये जानेंगे कि एक जानिब जहां जो सेक्रेटरी सेनेट हैं उनकी एक वीडियो सामने आई जिसमें वो शहरी रहमान भी मौजूद हैं, सैयद गनी साहब भी मौजूद हैं, फारूक एच नाइक भी उन्हें बता रहे हैं कि कहीं पर भी मोहर लगा सकते हैं। फिर उम्मीदवार के नाम के सामने अलग बॉक्स नहीं है ताकि ये तयन किया जा सके कि यहाँ पर मोहर लगानी है। फिर जो इंस्ट्रक्शन सामने लिखी हुई थी ऐवान में, वहाँ पर भी वाज़ेह दर्ज नहीं था। तो क्या ये अमूर प्रोसीजरल इर्रेगुलरिटीज में काउंट किए जाते हैं? नहीं भाई, इसमें मसला प्रोसीजरल इर्रेगुलरिटी का नहीं है। आर्टिकल 199 या 69 ये किसी तरह रोक से ये यूं कह लीजिए, ये कार्रवाई सेनेट के इजलास की कार्रवाई नहीं है। ये कार्रवाई है इसलिए इस मकसद के लिए कि इसमें ये डिटरमिन करना है कि सेनेट है क्या, कौन सेनेटर है कौन नहीं है, और सेनेट की साख्त से ये आउटसाइड की सेनेट कार्रवाई है। तो इसको वो रूल अप्लाई ही नहीं करता कि ये सेनेट की कार्रवाई को हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या कोई अदालत उस पर परख नहीं सकती। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेनेट से मुतल्लिक हो, जो उसकी साख से मुतल्लिक, मतलब क्या मैं मेंबर सेनेट का हूँ कि नहीं हूँ, अगर मैं अभी ये पता ही नहीं है तो वो कार्रवाई सेनेट की नहीं है। ये तो अभी इस पे फैसला होना कि कौन चेयरमैन है। चेयरमैन सेनेट का एक बाकायदा जुज़ है, उसके बगैर सेनेट मुकम्मल नहीं होती। ठीक है, एतजाज साहब हमारे साथ ही रहेगा। यहाँ पर हमें ज्वाइन किया वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब ने, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज किरमानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों अहबाब का बेहद शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब, कल जीत तो गए, सादिक संजरानी साहब आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी जमात को भी मुबारक हो। ये जो 7 वोट मुस्तरद हुए, यूसुफ रजा गिलानी साहब के वाज़ेह तौर पर नाम के ऊपर मोहर थी, एक ने दोनों तरफ लगा दिए, ये क्या था? ये कोई हरबा था, मेहनत थी, ज़मीर की आवाज़ थी, या कोई गलती थी? देखिए, अब तो जाहिर है एलिगेशंस आएंगे, काउंटर एलिगेशंस आएंगे। अभी एक बड़े टीवी के ऊपर मैं रिपोर्ट देख रहा था कि उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने अपने लोगों को खुद ही कहा था कि आपने यहाँ पे मोहर लगानी है ताकि वो उनका वोट आइडेंटिफाइबल हो जाए, उनको पता चल जाए कि उन्होंने वोट किए। अब सवाल ये है कि असल जो मामला है वो तो यही है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि हमें एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना चाहिए जिसमें ये सब कुछ ना हो और हमें ओपन वोटिंग की तरफ जाना चाहिए। उस वक्त अपोजिशन वालों ने अपना ही जो पुराना एक पॉइंट ऑफ व्यू था वो चेंज किया। 2006 में COD में ये बात तय की गई थी, फिर 2015 में PMLN ये लॉ किया, बट अनफॉर्चुनेटली इन्होंने सिर्फ अपने एक वक्ती फायदे के लिए जो ये कानून है उसको चेंज करने से इनकार कर दिया। और अब जो है इन्होंने जब यहाँ पे हुआ तो फिर वही तमाशा लगा जो जिसकी तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब ने इशारा किया। अच्छा फवाद साहब साथ ही रहिएगा, आप किसी पॉइंट पे किरमानी साहब से भी उनके रिमार्क्स ले लेते हैं। किरमानी साहब, फवाद साहब भी ये बात कर रहे हैं और वैसे भी ये डिफरेंट हुकूमती हलकों से बात सामने आ रही है कि हमने तो आपको कहा था कि ओपन बैलेट की हिमायत करें, क्योंकि खान साहब का भी ये बयान था कि अगर सीक्रेट बैलेट से इलेक्शंस होंगे तो नुकसान तो PDM को होगा, और बज़ाहिर तो कल नुकसान PDM को ही हुआ है। तो आप क्या समझते हैं, PDM को ओपन बैलेट की हिमायत कर लेनी चाहिए थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये फ़ैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था जब हुकूमत रेफरेंसेस और दूसरे लेकर गई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कोई तब्दीली नहीं की, और जो ये इलेक्शन था ये आर्टिकल 226 के तहत हुआ। लेकिन इसमें देखने वाली ये बात है जो कि सीक्रेट खुफिया बैलेट एक होता है और उसकी एक सैंक्टिटी होती है। यहाँ मैं जो कल हुआ वहाँ मैं मौजूद था, उसका हिस्सा था, सारी जो वहाँ कार्रवाई हो रही थी मैं देख रहा था। और जिस तरह सुबह से वो खुफिया कैमरों का एक बरामद हुए और जिस तरह एक सारा वो एक माहौल जौन सा था वो बड़ा ही एक मशकूक सा माहौल बना दिया गया। फिर उसके बाद
जैसे वोटिंग होती है, देखिए उसमें बड़ी वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस थी, और जो इन्होंने वो एक पोस्टर बैनर भी लगाया हुआ था वहाँ अरकान की रहनुमाई के लिए, उस पर बड़ा वाज़ेह उसकी नंबर 1 क्लॉज में लिखा हुआ था, पोलिंग बूथ के बिल्कुल साथ लगाया हुआ था कि मेंबरों को पढ़ाया भी गया वो, और ये सेनेट की तरफ से था कि जी जो मोहर आपने लगानी है वो खाने के अंदर लगानी है। उसमें कहीं नहीं लिखा था कि उस बॉक्स के आगे लगानी है, नीचे लगानी है, पीछे लगानी है। और फिर इस पर मैं तो वकील नहीं हूँ, लेकिन यहाँ तीनों साहिबान नामवर वकला भी हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट की बड़ी रूलिंग्स आई हुई हैं जिसमें वो कहा गया है कि इंटेंट देखनी होती है। अब जिस शख्स ने जो 7 वोटों की आप बात कर रहे हैं, वो 7 वोट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के अगर नाम के ऊपर भी लगे हैं तो वो खाने के अंदर थे। उससे इंटेंट जाहिर होती है कि जी जो वोटर है वो किसको वोट देना चाह रहा है। लेकिन यहाँ मैं अफसोस से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जोसेफ स्टालिन जो सोवियत यूनियन का प्रीमियर था एक दौर में, उसने एक बात कही थी, उसका मैं ज़रा उर्दू में आसान लफ्ज़ों में तर्जुमा सामीन के लिए, नाजरीन के लिए कर देता हूँ। स्टालिन ने कहा था कि जो ये इलेक्शन रिज़ल्ट है इसका फ़ैसला जो है वो वोट देने वाला नहीं बल्कि वोट गिनने वाला करता है। और मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि कल जो इलेक्शन हुआ वो उसी फिर ये बता दीजिएगा कि अगर वो 7 सेनेटर्स भी 8 वोट उसी तरह से स्टैंप लगा देते जिस तरह से दीगर 42 सेनेटर्स ने स्टैंप लगाई थी, तो फिर तो वोट देने वाली फैसला करते कल जो भी फैसला सामने आना था। सॉरी दोबारा बोलिएगा। नहीं, अगर वो 7 सेनेटर्स, ये नहीं है मेरा मुकदमा, ये नहीं है मेरी गुजारिश। अब सुन लेना, आपने सवाल किया, मुझे ज़रा जवाब देने का मौका दीजिए। थोड़ी सी आवाज़ भी डिस्टॉर्ट कर रही है। जी। मेरा मुकदमा ये है कि वो 7 लोगों का जो वोट जो लगाया गया, क्या वो संजरानी साहब के नाम पर स्टैम्प थी या वो कहीं बॉक्स से बाहर थी? कहाँ लिखा हुआ था कि नाम के आगे लगानी या पीछे लगानी है? और फिर सबसे बड़ी बात है कि वो 7 जो वोट पे स्टैंप हुई वो खाने के अंदर हुई, यूसुफ रज़ा गिलानी के बॉक्स के अंदर वो स्टैंप हुई और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के नाम पर। फवाद चौधरी साहब, आसिफ किरमानी साहब तो पीडीएम का वही क्लियर स्टांस दे रहे हैं कि इंटेंट तो यही थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट देना है, और वो 7 वोट उनके मुताबिक तो गलत तरीके से मुस्तरद हुए हैं। तो फिर गवर्नमेंट का ये इल्ज़ाम कहाँ स्टैंड करता है कि ये तो अपोजिशन ने या फिर पीपल्स पार्टी ने खुद से प्लान करके वोट अपने मुस्तरद करवाए? पहली बात तो ये है कि हमारा इल्ज़ाम नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट टेलीविजन ने एक जो है वो रिपोर्ट दी है और बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट दी है। हमारा ये क्लेम नहीं था, ना ही हमने ये बात कही। सिर्फ बात यह है कि जिस तरह किरमानी साहब ने अभी ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था उसमें ये बात तस्लीम नहीं की कि आर्टिकल 226 को हम खुद अमेंड कर सकते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को ये राइट दे सकते हैं कि वो वोट देखें। अब यहाँ पे ये इशू ये है कि जो सेनेट के इलेक्शनों में सिर्फ 100 लोग वोट कास्ट करते हैं। कल जैसे आपने देखा 98 लोगों ने वोट कास्ट किया। अब वो 98 लोगों को आइडेंटिफाइबल आप नहीं बना सकते। अब ये कहना कि मोहर आप यहाँ पे लगा दें ताकि आप पहचाने जाएं कि आपने ये मोहर यहाँ पे लगाई है, इससे तो वो वोट वैसे ही इनवैलिड हो जाता है। तो जब आप ये वोट्स को ये कहेंगे कि आप निशानी लगाएं, या जिस तरह आप अगर गिलानी की जो वीडियो देखी होगी उसमें वो बता रहे हैं कि आप इस तरह से वोट को पैक करें ताकि एजेंट जो है वो समझ जाए कि ये वोट आपका है। तो जब आप वोट को आइडेंटिफाइबल कर दें तो वो वैसे ही रिजेक्ट होना है। इसी असूल के ऊपर जो कल प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उन्होंने इस वोट को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये वोट आइडेंटिफाइबल हो गए थे और सबको कहा गया कि आपने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के नाम, कईयों को कहा गया आपने यूसुफ के नाम के ऊपर लगानी है, कईयों को कहा गया आप गिलानी के नाम के ऊपर लगानी है। तो जब वो वोट आइडेंटिफाइबल हो गया तो वो वोट जो है वो इनवैलिड हो गया। लिहाजा इससे असूली तौर के ऊपर ये तो इलेक्शन जो इस तरह से हुए हैं इससे तो कोई भी मुतमईन नहीं है। आप देखिए किसी भी आम आदमी से आप जाके पूछेंगे वो कहेगा ये क्या इलेक्शन हुए हैं, आप शुरू से लेके एंड तक यूं लगा है कि जैसे आप। फवाद चौधरी साहब ये जो आपने अभी बात की काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे आपसे बहस को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि कानूनी नुक्ता सलमान अकरम राजा साहब से पूछ लिया जाए इंटेंट के मामले पर। सलमान अकरम साहब, फवाद साहब भी ये जिक्र कर रहे थे, किरमानी साहब भी। अब एक जानिब तो ये राय है कि मोहर यूसुफ रज़ा गिलानी के नाम के ऊपर होने का मतलब ये है कि इंटेंट ये है कि इनको वोट देना था। दूसरा नैरेटिव ये है कि इंटेंट ये है कि वोट को आइडेंटिफाइबल बनाना था। अब कानूनी तौर पे कौन सी इंटेंट यहां पर बाय की जा सकती है?
देखिए, ये कहना कि नीयत ये थी कि वोट को काबिल शनाख्त बनाया जाए, तो एक मफरूजा है ना। अगर आप उन 7 वोटों को देखें तो फिर सवाल उठता है क्या कि सिर्फ 7 लोगों को कहा गया था कि अपने वोट को तुमने काबिल शनाख्त बनाना है? तो इसमें बात समझ में नहीं आती। हमने देखना ये है कि क्या कानून में कोई ममानियत थी नाम के ऊपर मोहर लगाने के हवाले से। वो मोहर, कई मोहरें आप देखेंगे, आदि नाम के ऊपर है, आदि जो सफेद इलाका है उस बॉक्स का उसके ऊपर है, तो क्या ये सामने के जुमरे में नहीं आती? तो ये एक मुशगाफियां हो जाएंगी। असल बात यही है कि अगर कानून में कोई ममानियत नहीं थी तो फिर मोहर अगर उस खाने के अंदर लगी है, उसका कुछ हिस्सा अगर नाम के किसी हिंसे के ऊपर है या किसी लफ्ज के ऊपर है, तो क्या कानून कहता है कि ये अब गैर मुअस्सर हो गया वोट? इसके लिए दलील पेश करना होगी। ये कहना कि हमने कोई इसका फोरेंसिक कर लिया है और हम इन 7 लोगों में कोई हमें पैटर्न ऐसा मिल गया है कि उससे ये पता चलता है, ये बहुत एक मफरूजे की बात है। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कहा था कि एक ही तरह से वो स्टैंप्स लगाई गई थी 7, तो क्या ये भी लीड कर सकता है किसी एविडेंस को? देखिए ना, फिर सर नहीं, देखिए ये बहुत ही फिर बात हो जाती है मफरूजों पर मबनी कि या तो आके वो 7 अफराद एतराफ कर लें और कि हाँ हमने इसलिए यूं किया था और हम हैं वो 7, फिर भी बात मुबहम रहेगी। कैसे पता है कि ये वही 7 हैं? इसमें कोई ऐसा तरीका नहीं है कानूनी या शहादत की बुनियाद पर कि इस मफरूजे को हम तय कर सकें, इसका कोई हतमी जवाब ढूंढ सके। चूंकि ऐसा नहीं है, इसलिए हमें कानून के दायरे में रहना चाहिए। कानून में कोई ममानियत थी या नहीं थी, मेरी नजर में यही एक सवाल बनता है। ठीक है, कानून के दायरे में रह के फिर इस मामले को देखना होगा। और जहां तक बात है उन 7 वोटों की, उन 7 सेनेटर्स की, तो वो 7 सेनेटर्स कौन से हैं? क्या पीडीएम ने या फिर नून लीग ने इस हवाले से कोई आइडेंटिफाई किया है, उनको कर पाई है? आसिफ किरमानी साहब से इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आसिफ किरमानी साहब, जो 7 सेनेटर्स हैं उनके हवाले से कुछ इतलात ज़राए के मुताबिक अभी ये भी हैं कि पीपल्स पार्टी ने कोई रिपोर्ट बिलावल भुट्टो साहब को पेश की है और ये बताया गया है कि कुछ 7 सेनेटर्स थे जिन्होंने अमले से पूछा कि वोट कैसे डालना है। तो आपके पास कोई इतलात हैं इसकी, या फिर आपको कुछ पता है कि 7 सेनेटर्स का कुछ पता चल सका हो? देखिए, मुझे इसलिए इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है पता करने की कि मुझे मालूम है, हमारी तसल्ली है कि हमारे तमाम सेनेटर्स ने वोट डाले हैं। अब सिर्फ मामला ये है कि आया जो वोट मुस्तरद कर दिए गए और जो काउंट नहीं किए गए, हम समझते हैं कि वो हमारे साथ ज़्यादती की गई है और इसमें ज़ाहिर है अब मामला जो है वो अदालत आलिया या अदालत उज़्मा में जाएगा। लेकिन मैं दोबारा ये अर्ज़ कर दूँ कि हमारे तमाम पीडीएम के जितने भी सेनेटर्स थे उन्होंने अपनी पार्टी की हिदायत के मुताबिक वोट डाले हैं। अच्छा, फवाद चौधरी साहब, अब कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में पीपल्स पार्टी दीगर जमातों को ऐवान में लेकर आए, क्योंकि नून लीग और मौलाना साहब इस चीज़ के हामी थे कि रोड एजिटेशन की जाए और ज़रा जलसे और लॉन्ग मार्च पर ज़्यादा फोकस किया जाए। अब चेयरमैन इलेक्शन हारने के बाद पीडीएम दोबारा सड़कों पर आ रही है, लॉन्ग मार्च के हवाले से भरपूर तरीके से तैयार भी हैं, दावे भी हैं, तो क्या हुकूमत के लिए मुश्किल बढ़ नहीं जाएगी अब सादिक संजानी साहब की जीत के बाद? अच्छा, पहले तो जो सलमान बात कर रहे थे उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात कि ये फैसला करना कि ये पैटर्न है या नहीं पैटर्न, ये तो इख्तियार प्रिजाइडिंग ऑफिसर का है। और जो उस वक्त चेयर कर रहे थे मुज़फ्फर साहब, उन्होंने पूरा पैटर्न देखा एंड ही कम टू द कंक्लूजन कि ये जो केस है जिसमें उन्होंने रॉन्ग जगह के ऊपर, और अगर आप पहले वीडियो भी देखते शहीद गनी साहब को और उनको सेक्रेटरी जो वो बता रहे हैं, वो अपने तौर पे उनको बता रहे हैं कि कानूनन आप नाम के ऊपर नहीं लगाएंगे जो मोहर है, उनको वाज़ेह तौर के ऊपर जो है वो बता रहे हैं। अगर आप वीडियो देखें तो फवाद चौधरी साहब, आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन है, आपसे या तो ये कि शायद आप ट्रैवल कर रहे हैं तो दोबारा आपसे रब्ता करते हैं ताकि आवाज़ आपकी क्लियर हो जाए, क्योंकि आपकी बात समझ नहीं आ रही। किरमानी साहब, पीडीएम अब लाहे अमल मजीद क्या, गो के मंडे को इजलास भी है, सरबराह इजलास भी मजीद तय भी किया जाएगा। आज कुछ इस्लात ये भी थी कि आसिफ अली जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और मौलाना साहब की आपस में टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई है
क्या कोई मजीद अब अपने लाहेवल में सख्ती लाने का फैसला किया गया है हुकूमत के खिलाफ? गुजारिश ये है जी कि चूँकि मार्च का महीना बड़ा फुल ऑफ इवेंट रहा भी है और आगे भी चूँकि 26 मार्च को लॉन्ग मार्च भी शुरू हो रहा है, तो जाहिर है कायदीन जो हैं वो तमाम मामलात में राब्ते में रहते हैं। कल पीडीएम का मंडे को पीडीएम का सरबराही इजलास भी है और उसमें तमाम जो ये सियासी मामलात और वे फॉरवर्ड स्ट्रेटजी है, जिसमें इंक्लूडिंग द लॉन्ग मार्च, ये जो फियास्को हुआ है मैं कहूँगा कल सेनेट में, उसके हवाले से, और फिर आगे जो ज़िमनी इलेक्शन है डस्का का वो भी आगे चला गया, पहले वो गालबन 19 को होना था। तो ये तमाम सियासी मामलात हैं, इस पर वो मुशावरत की जाएगी जी, और इंशाल्लाह फिर जो भी होगा उसका बाकायदा फिर मीडिया में ऐलान भी कर दिया जाएगा। ठीक है, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं। फवाद साहब, सलमान अकरम राजा साहब के पॉइंट पर तो आपने रिमार्क दिया अपना, ये भी बता दीजिएगा कि अभी किरमानी साहब ने भी वाज़ेह किया कि मार्च का ही महीना है और पुरजोर तरीके से मार्च भी करेंगे, तो क्या हुकूमत की मुश्किल बढ़ गई है चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन जीतने के बाद? अच्छा, मैं वहीं से बात शुरू करना चाहता हूँ जहाँ मैंने खत्म की थी। अब आपको आवाज़ सही आ रही है? जी जी, आवाज़ आ रही है। ठीक, उस वक्त मैं ये बता रहा था कि ये फैसला करना कि ये वोट जो है वो अगर प्रोसेस के मुताबिक है नहीं है, ये चेयरमैन का उसका काम है। उन्होंने फैसला किया और उनको पैटर्न नजर भी आया और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब आर्टिकल 69 के तहत जो सेनेट की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो चैलेंज नहीं हो सकती किसी भी कोर्ट, और जाहिर है कि अगर वो जाएंगे वो देखेंगे, पहले बताना पड़ेगा कि क्या आर्टिकल 199 में फॉल कैसे करता है, आर्टिकल 184(3) में फॉल कैसे करता है, वो फिर एक लंबी कहानी है, वो देखते हैं, जब जाएंगे तो देख लेंगे। दूसरी बात जो आपने कही कि ये इनकी, देखिए पीडीएम की जो सियासत है ना, वो इस वक्त बिलावल के पापा और मरियम के पापा में फंसी हुई है। अनफॉर्चुनेटली ये वो दोनों प्लेयर हैं जिनकी जो सियासी उम्र है वो पूरी हो चुकी है, और अब इनकी जो पार्टीज के अंदर एक अभी तक जो है जो होना चाहिए था कि पार्टीज इनकी आगे मूव करती। पहली बात तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान में ये मैं कहूँगा कि अनफॉर्चुनेट है कि इस वक्त सवाए पीटीआई के कोई और वफाक की पार्टी ही नहीं रहेगी। ये सारी तो रीजन की पार्टीज हैं। अगर आप अभी सेनेट की लिस्ट भी उठा के देखें तो पीएमएलएन के सेनेटर सिर्फ पंजाब से आए हैं, पीपल्स पार्टी के सेनेटर सिर्फ जो है वो आपको सिंध से मिलेंगे, और जेयूआई के सेनेटर जो है वो आपको केपी से मिलते हैं। इसके अलावा कोई इन पार्टीज का कोई भी वफाकी किरदार नहीं है, और पीटीआई वो वाहिद पार्टी है जिसका एक वफाकी किरदार है, एक फेडरल पार्टी है, चारों सूबों की पार्टी है, और इसकी वजह से हमारा जो रोल है वो बहुत बड़ा है। इसलिए हमारा कोई मुकाबला नहीं है पीपल्स पार्टी पीएमएलएन से, और अब ये सब ये लोग इकट्ठे हुए हैं और इनकी जो इस वक्त लीडरशिप है वो सियासी तौर पे बहुत नाबालिग है। अभी तक भी जो फैसले अगर आप देखें जो जिस तरीके से किए हैं, अगर उनमें वो आसिफ किरमानी साहब की ओपिनियन शामिल होती, अगर उसमें और 4 लोगों की ओपिनियन शामिल होती, तो इतनी बुरी मार पीएमएलएन को, पीपल्स पार्टी को ना पड़ती। और वो आगे हम जब कह रहे थे कि, और प्राइम मिनिस्टर साहब की आपने स्टेटमेंट कोट की कि इस तरह जब आप खुफिया सीक्रेसी में गए तो अल्टीमेटली नुकसान आपका अपना होगा। अगर ये ओपन वोट में जाते और फिर रहते तो उसका पाकिस्तान के सेनेट को भी फायदा होता, इसको भी फायदा होता, और आज हम इस किलकिल में भी ना पड़े होते कि किधर वोट दिए। ठीक है, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ ही रहिएगा। कैमरों की जो मौजूदगी वाला इंकशाफ हुआ था वो कानूनी तौर पर सेनेट इंतखाबात को किस हद तक उनकी क्रेडिबिलिटी को मुतासिर करता है, मुतनाज़ किस तरह से बनाता है, उस पर अपोजिशन का रिस्पॉन्स और तहकीकात के हवाले से किस हद तक का मुज़ाहरा किया गया, इन तमाम उमूर पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सलमान अकरम राजा साहब, आपसे कानूनी तौर पर यह राय जानना चाहेंगे कि कल जब सेनेट इंतखाबात होने थे उससे पहले जो कैमरों के इंकशाफ वाला मामला सामने आया था, अब वो कानूनी तौर पर सेनेट इंतखाबात को, इस सारी कार्रवाई की क्रेडिबिलिटी को कितना मुतासिर करता है, और ये भी बताइएगा कि क्या पीडीएम को
तब कोई स्टैंड लेना चाहिए था कानूनी तौर पर और कार्रवाई का बॉयकॉट करना चाहिए था, या फिर जो कार्रवाई इख्तियार हुई वो ठीक थी, जस्टिफाइड थी? देखिए, चूंकि देखिए ये फिर मफरूजे की बात है, चूंकि उस मामले का पता वोटिंग होने से पहले चल गया था और वो कैमरे हटा दिए गए थे, लिहाजा ये कहा जा सकता है कि वोटिंग जब हुई तो उसमें कोई कैमरों की मुदाखलत नहीं थी, उसमें वो कबाहत जो थी नहीं थी। अगर तो ये बाद में पता चलता कि दौरान वोटिंग कैमरे लगे हुए थे और खुफिया तरीके से बात नशर हो रही थी कि कौन किसको वोट कर रहा है, फिर तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा होता, बल्कि मेरी नज़र में फिर तो कलदम हो जाते इंतखाब। लेकिन चूंकि ये मामला पहले सामने आ गया और कैमरों को हटा दिया गया, तो यकीनन तहकीक होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, किसने ये कोशिश की, किसकी साजिश थी। लेकिन इंतखाब का अमल जो है वो बजाते खुद क्या इससे मुतासिर हुआ, वो शायद बात ना बने कि इंतखाब का अमल जो है उस पे शायद कैमरों की पहले मौजूदगी और उनके इंकशाफ का असर नहीं पड़ा। तो इंतखाब तो कायम रहेगा, बाकी मामला अपनी जगह है कि मुस्तरद होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे वोट। ठीक है, आसिफ किरमानी साहब, सादिक संजानी साहब ने तो कह दिया है कि तहकीकात होंगी इस मामले की कैमरे वाले। पहले तो क्या आप फवाद चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि इनकी लीड पर और भी कैमरे मिले, और क्या आप मुतमईन हैं कि तहकीकात जो होंगी वो शफाफ होंगी? गुजारिश ये है कि ये मेरे लिए इंकशाफ है कि फवाद चौधरी साहब को तो मैं समझता बड़े ऐसे कामों से दूर रहते हैं और एक सियासी प्योर वर्कर हैं, बड़े मंजे हुए, तो ये कब से कैमरों के कारोबार में आ गए। तो गुजारिश ये है कि जो भी ये कल हुआ, टेक्नोलॉजी की वजारत, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ है और ऑनेस्ट, हाँ बस वो मैं उनका एहतराम करता हूँ। उनकी एक फैमिली जो है वो काफ़ी अरसे से पॉलिटिक्स में है और हमारे बुज़ुर्गों के मरासम भी रहे हैं। एनीवे, तो गुजारिश ये है कि ये तहकीकात, कल हमने जब ये सवाल उठाया और वो कैमरों की निशानदेही की, तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुज़फ़्फ़र शाह साहब थे, उन्होंने इस पर एक कमेटी तो कायम कर दी है जिस पर बताया गया कि जी अपोजिशन के और गवर्नमेंट के मेंबरान होंगे। मैं समझता हूँ कि इस मामले की बड़ी थॉरली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तहकीक होनी चाहिए, चूँकि देखें ये एक ईवान बाला हम इसे कहते हैं। ठीक है। और जो कल हुआ, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ईवान बाला को कल ईवान तय बाला कर दिया गया। यानी वहाँ एक अजीब व गरीब एक माहौल था, एक वो मछली बाज़ार बना हुआ था और ऐसे लग रहा था जैसे कोई जेम्स बॉन्ड की फ़िल्म चल रही है और अजीब वहाँ तमाशे हो रहे थे। इसलिए ठीक है, किरमानी साहब, फवाद चौधरी साहब से भी इस पर आ गया है, उनका कमेंट मान लेते हैं। फवाद चौधरी साहब, जुमला मुकम्मल ज़रा जुमला मुकम्मल करने देते अगर, कि मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि अब एक जामिया, एक स्पेसिफिक नहीं, जामिया इलेक्टोरल पैकेज आना चाहिए, उस पर हमें काम करना चाहिए। अगर हुकूमत इलेक्शन के प्रोसेस को संजीदा बनाने में मुखलिस है तो दिस इज़ द हाई टाइम नाउ कि ये सारा थोड़ा इसको रिविजिट करना पड़ेगा कि जो कमज़ोरियां हैं, जो कमियां हैं, बेशियां, उनको अगर आपको दावत दी जाती है गवर्नमेंट की जानिब से इस पैकेज पर, इलेक्टोरल पैकेज पर, आप साथ देंगे फिर गवर्नमेंट का? देखिए, हम तो बहुत अरसे से कह रहे थे, जब ये गए सीक्रेट वोट के लिए भी, तो हमने ने कहा कि आप पैकेज लेकर आइए, मुशावरत कीजिए और उसके ऊपर ये नहीं कि सिर्फ एक क्लॉज के जी शो ऑफ हैंड से होना चाहिए या आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। चौधरी साहब, दावत देंगे फिर आप अपोजिशन को ताकि एक जामे इलेक्टोरल पैकेज हो जिससे फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म से सामने आए। इसका जो फाइनल फैसला है, जो फाइनल है, वो पीडीएम की क़यादत करेगी जी। ठीक है जी फवाद चौधरी साहब, फाइनल पीडीएम की क़यादत फैसला इसका करेगी अब जी। एक बात तो ये है कि जो अभी तक तो कैमरा बरामद इन्होंने की, फवाद चौधरी साहब, आपकी आवाज़ में एक बार फिर से डिस्टॉर्शन है, आपसे दोबारा रब्ता करके आपकी इस पर राय जानेंगे। आसिफ किरमानी साहब, एक और चीज़ भी आपसे जानना चाहेंगे, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो ये भी बताइएगा कि कुछ इतलात ये भी हैं कि कल जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने तलाल चौधरी साहब के उस तंजिया कमेंट पर भी रिप्लाई किया था, तो पीडीएम जमातों के दरमियान कुछ इख्तलाफात की कुछ खबरें हैं, क्या दुरुस्त है या अफवाहें हैं सर? नहीं, ये इख्तलाफात की कोई ख़बरें हैं कुछ नहीं है इसमें, लेकिन मैं समझता हूँ कि
ऐसे जो होते हैं ना ट्वीट्स, जो डायरेक्ट मतलब ट्वीट्स होते हैं या डायरेक्ट आप किसी को इस तरह बात करते हैं, मतलब तंजिया किस्म की गुफ्तगू जौन सी है, मैं उसका कायल नहीं हूँ। और एक संजीदा पैराए में बात होनी चाहिए। और मैं तो ऐसे ट्वीट्स को मैं इनका कायल नहीं हूँ जी, मतलब मैं इसमें इसका कायल नहीं हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ किरमानी साहब, आपका पॉइंट हमारे सामने आ गया। बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, क्या सोमवार को पीडीएम सादिक संजरानी की जीत को चैलेंज करेगी? क्या पीडीएम अब लॉन्ग मार्च के हवाले से अपनी हिकमत अमली में मजीद तेजी लेकर आएगी? क्या नैब मरियम नवाज की जमानत मनसूख करा लेगी? और क्या सादिक संजरानी की एक बार फिर से जीत के बाद सेनेट में बरतरी हासिल करने के बाद हुकूमत क्या अब अवामी मुफाद में कानून साजी कर सकेगी? पाकिस्तान के इन तमाम तर सवालात के साथ आपसे इजाजत चाहते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।